हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी फिजिक्स की प्रिपरेशन की सीरीज में ऑप्टिक्स चैप्टर करेंगे और ऑप्टिक्स चैप्टर का पहला लेक्चर हो चुका है, जो कि आप लोग पे लिस्ट पे जाके देख सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं और जो अभी इस चैनल पे नए हैं। तो अब हम लोग आगे उसी की बात करते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और वहाँ पे किस तरीके से रिफ्रैक्शन का एक्सप्रेशन आता है व्हेन लाइट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब यहाँ पे देखते हैं, तो वहाँ पे अब आपने ये देखी थी साइन आई इक्वल्स टू साइन आर इक्वल्स टू n/1, जिसे हमने आपको बताया था इसे कैसे रीड कैसे करना है, रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ द मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। और एक चीज़ और आपको ये पता है, ये हाई स्कूल के रिलेशन से, रिफ्रैक्टिवनेस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे आपको ये मिलती है, मान लीजिए आपके पास कोई अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम n1 है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट तो भाई सेम ही रहनी है। वहाँ पे ये क्या हो जाना है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाना है, v1 हो जाना है। ठीक है, अगर n2 के लिए कह दें हम, तो उस केस में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है, v2 हो जाती है। ये हम मान के चलते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दो रिलेशन से n2/n1 क्या आ जाना है आपका, ये हो जाएगा c/v1 और ये v2/c। दैट मीन्स आपका v2/v1 आ गया। ठीक है, सॉरी ये n2/n1 है ना, तो वो आपका c/v2 है, ये आपका c/v2 है ना n2, तो c/v2 और ये मल्टीप्लाई बाई v1/c, इट मीन्स आपका v1/v2 आ गया। तो यहाँ से हम एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, v1/v2। ठीक है, ये चीज़ मिली। हम एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं आपको इस एक्सप्रेशन के थ्रू, और वो ये कि आपको पता है कि जब आप कोई लाइट अगर मूव करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसकी केवल फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती, बाकी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। मान लीजिए अगर कोई लाइट ये है, रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी हो रहा है आपका, तो उस केस में ये मान लीजिए आई एंगल है, ये आर है, तो उस केस में अगर ये मीडियम n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर यहाँ पे v1 वेलोसिटी है लाइट की, अगर यहाँ पे v2 वेलोसिटी है, तो और यहाँ पे λ1 है, तो ये λ2 रहेगा। बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो f1 रहेगी वो f के इक्वल ही रहेगी, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो f2 रहेगी वो f के इक्वल रहेगी। किसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइट है मूव करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसकी क्या स्पीड चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी f1 इक्वल्स टू भी f रहेगा, f2 इक्वल्स टू भी f रहेगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये एक्चुअली जीएस का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई आपके इसके लिए। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ ये देखते हैं कि v1/v2 जैसे आया है एक्सप्रेशन। अब एक चीज़ और आपको पता है, अगर आपकी लाइट ये क्या है, v इक्वल्स टू λ/f, ये रिलेशन आपको पता है। ठीक है, तो अगर हम v1 की बात करें, अगर आपकी जो लाइट की स्पीड है एक मीडियम में अगर हम v1 कह ले, तो उस मीडियम में अगर हम वेवलेंथ जो लाइट की है वही आपका जो अभी था फिगर, उसी को ही देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपका ये r है, अगर यहाँ पे इसकी स्पीड v1 है, λ1 है, यहाँ पे हम मान लेते हैं v2 है, λ2 है, तो भाई ये फ्रीक्वेंसी f तो वही रह जाना है। और इसी तरीके से v2 क्या मिल जाएगा, λ2 टाइम्स f। तो यहाँ पे v1/v2 का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, λ1 टाइम्स f डिवाइडेड बाई λ2 टाइम्स ऑफ f। ओके, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आपको मिलने जा रहा है, वो ये की है कि आपका किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है विद द वेवलेंथ। तो ये आपको मिल गया n2 n1 कहिए, ये किसके λ1/λ2। ठीक है, या यूँ कहिए कि n इक्वल्स टू, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ अगर एक मीडियम में लैम्डा कह लें और दूसरे मीडियम में λ', तो इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। ये रिलेशन अगर आपको पता रहेगा, तब आगे चल करके जब हम बात करेंगे लेंस मेकर्स फार्मूला में, तो वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी होगा विद द फोकल लेंथ। काची रिलेशन भी है इसके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वेवलेंथ के टर्म में, वो भी आगे देखेंगे। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये एक चीज़ और थी जो कि आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चन मिले। समटाइम्स हाई स्कूल में और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है
which property of the light will be same when it moves from one medium to another medium। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है जो कि चेंज नहीं होती, बाकी स्पीड और वेवलेंथ लाइट की चेंज हो जाया करती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसी पे क्वेश्चन आता है कि मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर है, मतलब पार्टिकल और क्या कहते हैं कि वेव नेचर दोनों लाइट शो करता है, बट आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने आंसर को सपोर्ट करना होता है, या यूँ कहिए कि कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि लाइट आपका पार्टिकल नेचर शो करता है, और कुछ आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं जिसमें जो ये शो करता है कि लाइट आपका क्या कहते हैं कि वेव नेचर शो करता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ये आपका पार्टिकल नेचर शो करता है, और इंटरफेरेंस जो है यंग्स जैकोबी स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना है ये आपका शो करता है कि लाइट जो है आपका वेव नेचर शो करता है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द थ्री मीडियम, सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू दी थ्री मीडियम। अभी तक हम लोगों ने दो मीडियम में देखा, अगर हमारे पास तीन मीडियम होगा तो उस केस में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होगा ये ध्यान से आप देखिए, और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी आया करती हैं। तो ये मान लीजिए आपके पास तीन मीडियम है, और ये एयर है तो इसको हम क्या ले लेते हैं, Na ले लेते हैं, और ये अगर हम वाटर एज्यूम कर लेते हैं तो इसको क्या लिखे NW लिख लेते हैं, और इसको क्या लिख लेते हैं Ng लिख लेते हैं। ये मान लीजिए हमने क्या माना है, ग्लास है आपका, और ये क्या है आपका, हमने माना है वाटर है, और ये क्या है, एयर है। अगेन आपका वही बाहर आ जाएगा, तो फिर वही आपका अगेन आपका एयर मीडियम आ गया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मान लीजिए आपकी लाइट क्या कर रही है, इस तरीके से इंसिडेंट की एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका आई है। अब लाइट को किधर जाना था, इधर जाना था। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ये भी पता है कि जो Na है वो ठीक है, ये विरल माध्यम है, या ये रेयर मीडियम है किसके लिए, वाटर के लिए, और वाटर के लिए रेयर मीडियम क्या है, ग्लास है। ये चीज़ आपको पता है, चूँकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.33 होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.5, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो ये चीज़ होती है। तो इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मतलब ग्लास है वो डेंसर मीडियम है कंपेयर टू वाटर के लिए, और वाटर जो है डेंसर मीडियम है कंपेयर टू एयर, ये चीज़ है। अब लाइट आपकी किधर जानी थी, ये आपकी स्टेट जानी चाहिए थी, बट डेंसर मीडियम में आपको पता था, पिछले लेक्चर में बताया था कि आपकी मूव कर जाएगी किसके तरफ, नॉर्मल की तरफ। अब यहाँ पे कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आर रहा होगा, हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल होने की वजह से ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब अगेन आपकी लाइट को किधर जाना था भाई, किसके स्टेट जाना था, लेकिन क्या अगर यहाँ पे अगेन आपका डेंसर मीडियम है, ग्लास जो है कि है डेंसर मीडियम है किसके लिए, वाटर के लिए, तो अब आपकी लाइट फिर से क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी थोड़ा इसके तरफ। तो अगर हम ये वाले एंगल को क्या ले ले, R1 ले ले, और यहाँ से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इस मीडियम के लिए, इससे क्या ये भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अब आपकी जो लाइट है उसको क्या करना था, यहाँ सीधे जाना था नॉर्मल से, बट वो क्या कर जाएगी, चूँकि रेयर मीडियम में मूव कर रही तो ये इस तरीके से चली जाएगी। अब यहाँ पे एंगल आएगा वो आई हो जाएगा, ठीक है। आई वो यही एंगल है जिस पे एंगल पे वो इंसिडेंट की थी, उसी एंगल से वो बाहर निकल जाएगी लाइट की। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पहले हम इसी पॉइंट ए ले लेते हैं, ये आपका पॉइंट क्या है, बी ले लेते हैं, ये थोड़ा सा छोटा है, ये ए ले लेते हैं, और ये लाइट आपकी अगर आई एंगल से इंसिडेंट कर रही तो इसे इस डायरेक्शन में मूव कर जाना था, बट डेंसर मीडियम होने की वजह से ये बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट्स आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल की वजह से, ठीक है। और ये पॉइंट बी पे, लेकिन अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से आपका कोई एंगल R1 होगा, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए R1 हो जाएगा, और अगेन आपका आई हो जाएगा। इस तरीके से आपकी लाइट पास कर जाएगी विद द थ्री मीडियम। अब यहाँ पे हम डिफरेंट पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमें क्या मिलता है एक्सप्रेशन। तो नाउ एट पॉइंट ए पे देखिए फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हमें क्या मिलने जा रहा है, जस्ट आपका वही एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए, बस आप उसी तरीके से लिख लेंगे। अब इसे यहाँ पे क्या होता था, N2 N1 होता था ना, अब यहाँ पे N2 क्या है, NW है, और ये क्या है, Na है। इसे कैसे लिखते हैं, ANW, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन 1। अब यहीं पे हम बात करें एट पॉइंट बी,
यहाँ पे स्नेल्स लॉ आप अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आर है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है आपका R1 है, ये आपने अज्यूम किया हुआ है। अब यहाँ पे N2 डिवाइडेड बाई N1, N2 क्या है यहाँ पे Ng है, और N1 क्या है W है, तो ये क्या हुआ WNG। ठीक है, ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, और एक इसी तरीके से अगर आप देखें एट पॉइंट C पे, यहाँ पे क्या मिल जाता है आपको, साइन R1 डिवाइडेड बाय, ये आपका R1 है सब ये लोअर केस में है, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा अगेन साइन I इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाना है N2 डिवाइडेड बाय N1, N2 क्या है आपका Na, और ये क्या है Ng, दैट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा GNA, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से अगर हम देखें तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा साइन I बाई साइन R मल्टीप्लाइड बाई साइन R बाई साइन R1 मल्टीप्लाइड बाई साइन R1 डिवाइडेड बाय साइन I इक्वल्स टू, ये क्या है ANW, ये हो गया आपका ANW मल्टीप्लाइड बाय WNG एंड मल्टीप्लाइड बाय GNA विच इज इक्वल्स टू 1। क्यों, चूंकि ये आपका इससे ये I कट जाएगा, साइन R से साइन R, साइन R1 से साइन R1, तो इस तरीके से आपको ये इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलने जा रहा है। तो ये आप 3 पॉइंट पे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ, और देन आपको मिलेगा क्या, और वो एक्सप्रेशन जो कि इंपॉर्टेंट है आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उसकी हेल्प मिलेगी। तो जस्ट और समटाइम्स आपका वो फिगर दे करके एंगल भी पूछ लेते हैं कि भाई ये एंगल क्या होगा, चूँकि जब आपके 3 मीडियम इस तरीके से हो जहाँ पे ये आर्डर हो तब। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या मिल गया इंपॉर्टेंट रिलेशन, ANW मल्टीप्लाई बाई WNG मल्टीप्लाई बाई GNA। एक साइक्लिक तरीके से याद रखिए कि भाई ANW जो है इस तरीके से ANW WNG और ये GNA जो है ये रिलेशन है आपका अगर लाइट पास करती है विद 3 मीडियम। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ अभी जो इंपॉर्टेंट रिलेशन वहाँ पे हमने आपको बताया कि वेवलेंथ किस तरीके से चेंज होता है कि लैम्डा डैश इक्वल्स टू लैम्डा बाई n हो जाता है। अगर आपका वेवलेंथ लैम्डा एल की वेवलेंथ की लाइट अगर पास करती है किसी मीडियम में जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n है तो उसमें उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन n हो जाएगा, जहाँ पे n क्या है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब बात करते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना की, और इसी पे बेस्ड ढेर सारे आपको आपके नेचुरल फिनोमेना है जो कि इसके वजह से ही आपको मतलब इसी के थ्रू एक्सप्लेन होते हैं। जैसे आपका साइनिंग ऑफ डायमंड हो गया और वर्ड सीन बाय फिश हो गया, और क्या है जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है इनसाइड द फाइबर हो गया। ये किस तरीके से पॉसिबल है विद दीज फिनोमेना। अगर क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना ना होता तो शायद हमारे पास वेव प्रोपोगेशन इनसाइड फाइबर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। क्रिटिकल एंगल एक्चुअली ये जो क्रिटिकल वाली चीज़ है ना, ये आपको क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर ये सब 1 बाय 1 पढ़ने को मिलेगा। क्रिटिकल टेम्परेचर आप क्या कहते हैं कि वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअली अभी तो अपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, TIR। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 फिगर देख लेते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ ये लेके चलते हैं। ये आपका है फिगर A या फिगर 1 कह लीजिए, ये आपका फिगर 1, 2 और ये आपका फिगर 3। इन 3 से आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का फिनोमेना समझ सकते हैं आप। यहाँ पे अगर हम इसे N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लें, इसे N2 कह लें, ये N1 है और ये N2 है, और यहाँ पे भी ये N1 है और यहाँ N2 है, और यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 का वो ज़्यादा है N1 का। दैट मीन्स आपका ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है,
और ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है। और अब हम देखते हैं कि लाइट का प्रोपोगेशन किस तरीके से होगा। तो जस्ट कुछ खास नहीं है, बस एक स्पेशल फिनोमेना यहाँ पे होगा जो कि आपको देखने को मिलेगा, और वो ये कि मान लीजिए अगर आपकी लाइट जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में मूव करेगी तो क्या हो जाएगा, इसे इधर जाना था बट ये किधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, वो इसलिए चूंकि भाई डेंसर से सॉरी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये आपका आई से डिनोट करते हैं, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये इस तरीके से प्रोपेगेट कर जाएगी जब रेयर मीडियम में आएगी तब। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस एग्जिस्ट करता है हर मीडियम के लिए, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो जाता है, आपका जो रिफ्रैक्शन है वो अलोंग दिस सरफेस हो जाता है। दैट मीन्स या यूँ कहे कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, और ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है, ये आपका क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, अब बात आई भाई जब यहाँ पे क्या है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, ये जो आपका आई है, हियर आई इज ग्रेटर देन आई सी। क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा रहेगा तभी लाइट अनदर मीडियम में मूव करेगी, बट जब इक्वल हो जाएगा तब तो अलोंग दी सरफेस मूव कर जाएगी। बट अगर एंगल ऑफ जो क्रिटिकल एंगल से भी अगर वो क्या कहते हैं कि लेस है तब क्या होगा, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मान लीजिए है, देन आपकी लाइट यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आपका क्या है, आई है, यहाँ पे वेयर आई इज ग्रेटर देन आई सी, ये एंगल हैगा जो आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलिए यहाँ पे भी आई ही रख दे, बट वेयर आई हियर आई इज लेस देन आई सी, उस केस में जो आपकी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी इन द सेम मीडियम। तो ये आपका जो फिनोमेना कहलाता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहलाता है, क्योंकि इस केस में आपका जो है लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है इन द सेम मीडियम, तो इसलिए इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इवेसेंट वेव का भी कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको आगे मतलब फिनमैन लेक्चर्स वगैरह की बुक्स देखे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, और आर ग्रांट फाउल में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे इवेसेंट वेव का कॉन्सेप्ट आता है। एक्चुअली हम 12th लेवल पे तो ये पढ़ लेते हैं कि जस्ट टोटली जो ये लाइट है जो मतलब मूव करती है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको 12th स्टैंडर्ड पे जस्ट ये बता दिया जाता है कि हाँ भाई टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट ऐसा नहीं है, वहाँ पे इवेसेंट वेव का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वो डिफरेंट सी है। बट आपके अभी की स्टेज पे जो आपकी चीज़ जरूरी है वो ये कि मान लीजिए आपका डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो उस केस में आपकी लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी उस मीडियम में। अगर उसका एग्जैक्ट क्रिटिकल एंगल है तो इस केस में जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, और जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है अगर लेस होगा क्रिटिकल एंगल से, उस केस में आपका लाइट जो है टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द सेम मीडियम। तो ये बात हो गई आपके क्रिटिकल एंगल की और टोटल इंटरनल फिनोमेना की। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि आपका मतलब जो कि आपके नेचुरल फिनोमेना में जो एग्जिस्ट करता है, जिससे आप विजुलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ ये कहाँ आपके देखने को कहाँ मिल सकती है ये फिनोमेनास। तो अब ये बात जहाँ पे तो हाँ क्रिटिकल एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो यहाँ के लिए जो एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन भी आता है वो भी देख लेते हैं एट फ्रॉम फिगर 2। अब एक्चुअली यही चीज़ आपको ब्रूस्टर एंगल के लिए भी देखने को मिलेगी। ब्रूस्टर एंगल और इस पर एक प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट हम बता सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस से, कब, जब ब्रूस्टर एंगल के केस में भी और क्रिटिकल एंगल के केस में भी। तो यहाँ पे कैसे है, तो अब हम फ्रॉम फिगर 2 देखें स्नेल्स लॉ से देखें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाना है, साइन आई सी अपॉन साइन आर, और साइन आई सी ये तो रहेगा ही, बट आपका साइन आर कितना है, साइन 90 डिग्री है, और यहाँ पे n2/n1 है। लेकिन n2/n1 है, बट आपका जो n2 है वो आपका रिवर्स केस है, तो यहाँ पे आप अच्छा ठीक है n2/n1 है, देन ये एक्चुअली तब के केस में है आपका यहाँ पे n1/n2 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट को डेंसर टू रेयर मीडियम का प्रोपोगेशन माना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा n1/n2 हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, जब आप क्या कहते हैं डेंसर टू रेयर में लेते थे उस केस में आपका ये होता था भाई, ये होते थे आप यू करती थी लाइट, बट इस तरीके से कर जाती थी मूव प्रोपोगेट, बट ये n1 n2 होता था, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर होता था, एंड देन ये क्या है n2/n1 होता था, बट इस केस में इस तरीके से n1/n2 हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, या हम इसे ऐसे ले सकते हैं ना n2/n1,
तो ये क्या है आपका 1/n, ठीक है, जो कि n2/n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू 1n। तो समटाइम्स इसे क्या सिंपल n से भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया आपका 91 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से देखने को मिला साइन IC जो है आपका वो किसके इक्वल हो गया, 2n1 इक्वल्स टू, या यूँ कहिए कि 1/1n2, या यूँ कहिए कि 1/n। तो अगर आपको सिर्फ क्रिटिकल एंगल पता है तो आप बता सकते हैं कि उसका क्या कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो आप बता सकते हैं कि उसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा। जैसे कि ये वाटर का कितना 1.33 है, तो आप इसका क्रिटिकल एंगल बता सकते हैं सिंपली। इसी तरीके से आपको वहाँ पे ब्रूस्टर्स एंगल पे भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे tan IP = आपका म्यू हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम हो जाता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो कि आपको जाननी थी। अभी इस लेक्चर में थोड़े सा ये एप्लीकेशन देख लेते एक दो, बाकी और आगे आने वाली चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके पहले कुछ एप्लीकेशन है जो इसको आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और आपका इसके लिए क्रिटिकल एंगल के लिए। तो वो कुछ है, आप देख लीजिए। इस तरीके से है इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो पहला है वो आपका है साइनिंग ऑफ डायमंड। एक्चुअली आपने देखा है कि जो डायमंड है काफ़ी साइनिंग होता है, वो इसलिए चूंकि जो इसका क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है 24 डिग्री होता है। तो 24 डिग्री इट मीन्स आपका बहुत ही लेस है आपका क्या क्रिटिकल एंगल। इस वजह से जब आपकी लाइट एक बार इंसिडेंट कर जाती है किसमें क्या कहते हैं कि डायमंड में, उस केस में आपका क्या होता है कि लाइट बार बार टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है इनसाइड उसी सेम मटेरियल में, और कुछ समय के बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। चूँकि इसका क्रिटिकल एंगल कितना है, बहुत ही कम है, इस वजह से आपका साइनिंग ऑफ डायमंड देखने को मिल जाता है। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंस हो गई क्रिटिकल एंगल की, किस वजह से आपका साइनिंग ऑफ डायमंड होता है। और दूसरी चीज़ जो है वो है, अब इस पर आपको बेस्ड प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाएगी, वो है दूसरा एप्लीकेशन कह लीजिए, वो क्या है वर्ड एज सीन बाय फिश। मतलब फिश के लिए आपको किस तरीके से कौन से रीजन में फिश जस्ट देख पाएगी। मान लीजिए आपके पास कोई अगर इस तरीके से वाटर टैंक है या कोई आपका पॉन्ड है जिसमें कि आपका फिश यहाँ पे अगर नीचे एच डेप्थ पे है, यहाँ पे आपका कोई पॉइंट हम ले लेते हैं जहाँ पे आपका फिश एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ पे है। तो ये चलिए फिश है, और ये आपका डेप्थ अगर हम कह लें तो एक पर्टिकुलर ये कोनिकल रीजन होता है। ये कोनिकल क्या कहें, इस तरीके से इस सर्कल वाला रीजन जो होगा इसे हम रेडियस कह ले r, इसकी रेडियस क्या कह ले r, और इसकी जो डेप्थ है वो क्या कह ले h, ठीक है। तो अगर आपका अब हाँ ये कितना शायद IC यहाँ पे 49 होता है, हाँ इसके लिए 49 डिग्री होता है, बट ये याद रखिए समटाइम्स ये वेरी करेगा। तो अगर ये C है, तो अगर यहाँ पे फिश है, तो यहाँ पे अगर कोई बोट है या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से चलने वाली लाइट मतलब इसे अगर फिश को देखना है इस ऑब्जेक्ट को, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो चलने वाली लाइट ये है वो फिश को देखनी चाहिए। तो वो तभी दिख पाएगी जब आपका ये मतलब ऑब्जेक्ट इस रीजन में आएगा तब। और इस रीजन का एरिया कितना होगा कि भाई हम कैसे पता करें कि किस एरिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा वो फिश को विजुलाइज होगा, वो एरिया सिंपल सा निकाल सकते हैं भाई, ये सर्किल का एरिया ही तो होगा, क्योंकि इसी एंगल के अराउंड जितने भी सरफेस होंगे उतना ही उसे दिखाई देगा। तो ये एरिया कितना आएगा यहाँ से πr², जस्ट सर्किल का एरिया है πr²। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें ये O है, इसे हम A नाम दे दे और इसे B दे दे, तो इन ट्रायंगल OAB में देखें हम, इन ट्रायंगल OAB में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका tan C क्या है, tan C परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो ये कितना हो जाएगा r/h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा r = h tan C। दैट मीन्स आपका जो एरिया हो गया वो कितना हो गया πh² tan² C। तो इसी एरिया में अगर कोई आपकी बोट है तभी वो फिश आपको इसे विजुलाइज कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। अब आप ये देख रहे हैं कि आपका जो एरिया है वो h पे डिपेंड कर रहा है, तो इट मीन्स जितना ही मतलब फिश डाउनवर्ड होगी, जितना डेप्थ में होगी उतना ही ये रीजन बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। बट ऑब्वियस है कि उसका जो है मतलब ब्राइटनेस है या क्लियरिटी है वो कम हो जाएगी,
उसे ब्लर दिखेगा, बट जो रीजन है उसका मतलब विजुअलाइज करने का वो ऑफकोर्स बढ़ जाएगा इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है आपका एरिया का, ये एच पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ इसके फिर एप्लीकेशंस हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इस पे डिपेंड और भी एप्लीकेशन देखेंगे। और साथ ही साथ अभी जो कैंडिडेट्स नए हैं इस चैनल पे, वो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इंटरेस्टेड है, और लाइक शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सर्कल में। और जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।